हाँ, तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं, दोनों सेल में पाए जाते हैं। और ये मेनली जो होते हैं वो ट्रांसलेशन का काम करते हैं, एमआरएनए का ट्रांसलेशन। अब एमआरएनए क्या होता है पहले वो समझो कि जेनेटिक मटेरियल दो टाइप का होता है, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। तो डीएनए जो रहता है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, ये डबल स्टैंडर्ड मूवी में देखे होगे, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। और सर। आरएनए जो होता है ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो आरएनए के भी टाइप्स होते हैं जिसको हम आगे देखेंगे। एमआरएनए होता है, ठीक है, और उसके बाद होता है टीआरएनए होता है, उसके बाद होता है आरआरएनए। तो ये हो गया तीन टाइप। तो हम लोगों को पहले क्या देखना है भैया, राइबोसोम। तो मेनली जो आरआरएनए होता है इसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए। तो ये हो गया। तो अब ये मेनली क्या करता है भैया, राइबोसोमल आरएनए जो है ये क्या करेगा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कभी पढ़े हो आप लोग ये आरएनए के टाइप्स वगैरह? नो सर। नो सर। नो सर। चलो, तो देखो बेटा, राइबोसोमल आरएनए एंड डीएनए ये दोनों मिलकर के राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोमल आरएनए एंड डीएनए ये दोनों मिलकर के राइबोसोम्स बनाते हैं। राइबोसोम क्या होता है बेटा, राइबोसोम्स, राइबोसोम जो है ये ये भी एक टाइप का, इसमें जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन ही होता है। मतलब राइबोसोम में आपको आरआरएनए मिलेगा और प्रोटीन्स, ठीक है। तो सिंपली अगर हम लोग ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना जाएं यहाँ पर, तो सिंपल तरीके से देखेंगे कि एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए ये तीनों कहाँ से बनता है, ये तीनों डीएनए से ही बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि आरएनए कहाँ, तो ये आरएनए जो है वो डीएनए से ही बनता है। तो कौन कौन सा, ये तीनों टाइप के आरएनए जो है वो डीएनए ही सिंथेसाइज करता है, ठीक है। लेकिन अब बात ये आती है कि मैंने एक वर्ड बोला कि भाई राइबोसोम्स का मेन काम जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना, ठीक है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करना, एमआरएनए को ट्रांसलेट करने में हेल्प करना। तो भाई जैसे फॉर एग्जांपल एक आध कोई प्रोटीन का नाम बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मसल प्रोटीन, सबसे सिंपल मसल प्रोटीन। तो मुझे क्या करना है, मसल प्रोटीन बनाना है। अब मैंने आपको बताया है कि प्रोटीन क्या होता है, व्हाट इज प्रोटीन, चेन ऑफ अमीनो एसिड। चैन ऑफ अमीनो एसिड। चलो बेटा ये अब अमीनो एसिड की चेन बना लेते हैं, ये अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। लेकिन भैया ये चेन बनेगी कैसे, तो एमआरएनए होता है। तो ये एमआरएनए, ये हो गया एमआरएनए, ये एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए। तो एमआरएनए जो है इट इज अ रेप्लिका ऑफ डीएनए। मतलब डीएनए का जो स्ट्रैंड है डबल स्ट्रैंड है ना, तो एक स्ट्रैंड में इसको ऐसा ब्लू से बना देता हूँ, ठीक है, इससे थोड़ा आसानी होगी। तो मान के चलो बेटा इन दोनों में से ये हो गया ब्लैक कलर वाला ए, ब्लू कलर वाला बी। तो कौन से स्ट्रैंड से बना आरएनए, एमआरएनए, एमआरएनए कौन से स्ट्रैंड से बना डीएनए का, हाँ बोलो बोलो, ब्लू। ब्लू वाले से बना, ठीक है, बी से स्ट्रैंड से बना। तो ये जो बी वाला जो स्ट्रैंड है इसी से क्या बना, एमआरएनए बना, ये एमआरएनए है। अब एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन की चेन बनेगी। लेकिन कैसे बनेगा, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। तो एमआरएनए में कोड्स होते हैं, कोड। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि भाई कोड्स क्या होते हैं, जैसे आप जो भी कुछ देखते हो, आप अपने स्क्रीन पर आप देख रहे होगे एसवी एजुकेशनल एकेडमी, है ना, जो भी जूम में है या बाकी जो भी बाकी जो भी जो आपके जो क्लासमेट्स हैं उनके नाम, तो आपको मालूम है ये नाम जो है वो कैसे आता है स्क्रीन यस पर, सर। कंप्यूटर के या मोबाइल पे, कैसे, कोड्स के द्वारा, ठीक है। हर एक लेटर का एक कोड होता है, हर एक अल्फाबेट का एक कोड होता है, हर एक कलर का एक कोड होता है। जैसे कंप्यूटर का कोडिंग होता है ना बेटा आजकल, व्हाइट हेड जूनियर होता है, यस बच्चा सर। बच्चा कोडिंग करेगा, व्हाट इज कोडिंग। तो भाई ये कोड होता है भाई, ब्लू कलर के लिए एक कोड होता है ना, व्हाइट कलर के लिए एक कोड होता है, जो अल्फाबेट का नाम कोई भी एक ए है बी है उसके लिए कोड होता है, ठीक है। दूसरा 1 0 2 3 4 5 के लिए कोड होता है। तो ये कोड्स होते हैं। तो ये कोड जो है वो ट्रांसलेट करता है सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं मोबाइल में, डेस्कटॉप में, कंप्यूटर में, ये कोड को क्या करता है बेटा, ट्रांसलेट करता है। जैसे गूगल ट्रांसलेटर होता है,
ठीक है, आप डालोगे साउथ इंडियन में बोलोगे और उसको ट्रांसलेट करने बोलोगे हिंदी में, तो गूगल उसको ट्रांसलेट कर देगा। तो आपने बोला कुछ और निकला कुछ और, तो ये होता है कोडिंग्स। तो वैसे ही क्या होता है, डीएनए कभी भी अमीनो एसिड डायरेक्टली नहीं बनाता, डीएनए सिर्फ और सिर्फ कोड बनाता है, सिर्फ कोड। इस कोड को ट्रांसलेट किया जाता है टीआरएनए और आरआरएनए के द्वारा, तो इसमें राइबोसोम्स की मदद करती है। तो राइबोसोम्स मान के चलो ऐसा है, इसके ऊपर ऐसा राइबोसोम अटैच रहता है, ऐसा राइबोसोम, बहुत सारे राइबोसोम अटैच, तो ये राइबोसोम्स होते हैं। तो राइबोसोम्स कितने टाइप के होते हैं, तो प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम होते हैं, 70s भी दो पार्ट से बनते हैं देखेंगे, और यूकैरियोट्स में आपको 80s राइबोसोम मिलेगा, ठीक है, 80s टाइप का। अब ये 70s 80s क्या है, आप लोग यहाँ पर देख रहे होगे राइबोसोम्स का दो पार्ट, चलो बताओ कौन कौन सा, एक छोटा एक बड़ा, है ना, यस सर। है ना। सेवन, तो ये होता है बेटा एक स्मॉल सब यूनिट और एक लार्ज सब यूनिट। तो स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट, तो यहाँ पर अगर हम देखें स्मॉल सब यूनिट, जैसे ये स्मॉल है ये लार्ज सब यूनिट है, ठीक है, ये लार्ज सब यूनिट है। अब ये स्मॉल सब यूनिट जो है 80 में 40 और 60 का रेशियो में रहता है, और ये स्मॉल जो रहेगा 30 और लार्ज जो रहेगा 50। अब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कायदे से कितना होना चाहिए, 80। और इसको जोड़ोगे तो कायदे से 100 होना चाहिए। यस सर। लेकिन इनका कॉम्बिनेशन जो रहता है उसको हम लोग 50 प्लस 30s को 30s प्लस 50s को 70s लेते हैं, और स्मॉलर 40s सब यूनिट एंड 60s सब यूनिट को 80s लेते हैं एज अ कंबाइन। तो राइबोसोम जो रहता है स्मॉल और लार्ज सब यूनिट का एक कॉम्बिनेशन है, जो कि जो भी डीएनए से कोड आता है वो कोड प्रेजेंट होता है आरएनए में, दैट इज एमआरएनए में। एमआरएनए में फिर ये जो राइबोसोम्स होते हैं ऐसे अरेंज होते हैं, और यहाँ पर अमीनो एसिड को अरेंज करते जाते हैं ऐसा, जिसको आप लोग 12th में पढ़ोगे या फिर जब भी जेनेटिक मटेरियल का आएगा तो मैं बता दूँ, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के क्या कर रहा है, एमआरएनए से क्या बना रहा है भैया, एमआरएनए से क्या बना रहा है, ये प्रोटीन बनाने में हेल्प कर रहा है। समझ आया बात, क्लियर यस है? सर। यस सर। थोड़ा सा बेसिक समझ लो, ये पूरा आपका क्लास 12th में इसका पूरा इसके पीछे पूरा चैप्टर है, ठीक है। अब इंक्लूजन बॉडी सर क्या ये होता एस है, क्या होता है? सब यूनिट है बेटा, उसका बहुत लंबा चौड़ा है कुछ फुल फॉर्म, ठीक है, तो उसको आप लोग मत पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है, याद रहेगा नहीं और ना ही वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एस का कुछ बहुत ही लंबा सा कुछ नाम है, ठीक है, तो मेरे को भी ध्यान नहीं रहता। चलिए सर ये देन, राइबोसोम्स पर्पल कलर का रहता है? अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं, सर बुक में ऐसे ही दिया है। हाँ वो पर्पल कलर मेनली जो रहता है बेटा, स्टेनिंग करते हैं ना, सेल को स्टेनिंग करते हैं तभी सेल दिखता है, ठीक है। ओके सर। तो स्टेन करते हैं तो कौन कौन से ऑर्गेनेले जो है वो किससे किससे स्टेन हो रहा है, कौन कौन से कलर से डाई से स्टेन हो रहा है, और वो कौन सा कलर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से उसका कलर दिखते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे दिखता नहीं है कुछ। तो इंक्लूजन बॉडी क्या होता है बेटा, राइबोसोम हो गया इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन का मतलब होता है कोई चीज इंक्लूड है ना, कोई चीज इंक्लूड है मतलब कोई मटेरियल है। तो किसी भी सेल के अंदर, खासतौर पर प्रोकैरियोटिक सेल में जो भी मटेरियल होता है, ग्लाइकोजन और नाइट्रोजन, जो भी एक्स वाई जेड मटेरियल जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में इंक्लूड होता है, इसमें प्रोकैरियोट्स में, उसको हम लोग इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। जो भी उसका स्टोर्ड फूड है, जो भी एक्स वाई जेड मटेरियल जो अपने सेल के अंदर रखा है, कौन, प्रोकैरियोट्स, उसको हम लोग इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका। अब एक छोटा सा मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, प्लांट सेल और एनिमल सेल, दैट इज यूकैरियोटिक सेल का एक डिस्क्रिप्शन है। दिख रहे हैं आप लोगों को? यस इसमें सर। सिर्फ मेरे को Yes, आपको sir. ये बताना है कि इसमें ये आपका क्या है, ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। तो बिना पढ़े बिना देखे अगर आपको बताना है कि ये एक प्लांट है और एक एनिमल सेल है, तो आपको सबसे पहला वैक्यूल देखना है, सबसे पहले वैक्यूल देखना है, ठीक है। मतलब दूर से अगर देखना है आपको कि ये सेल प्लांट है या एनिमल है, तो वैक्यूल देखना। और पास जाके देखना है तो आपको दो तीन चीजें और देखनी है। क्या दो तीन चीजें, पहला सेल वॉल है कि नहीं, यहाँ पर सेल वॉल है कि नहीं, समझ आ रहा बात, यस सेल सर। वॉल है कि Yes, sir. किस, है ना,
यहाँ पर, तो यहाँ पर सेल वॉल नहीं, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर आपको मिलेगा सेल वॉल। तो ये दिख रहा है सेल वॉल, यस सर। ठीक है। मिडिल लेमिला, सेल वॉल एंड मिडिल लेमिला। अब ये क्या क्या होता है इसमें देखेंगे। मिडिल लेमिला जो है वो एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ के रखने में मदद करता है, ठीक है। जनरली जैसे ह्यूमन का आप सेल देखे होगे, एक दूसरे से जोड़ने के लिए क्या होता है बेटा बताओ तो, क्या क्या कनेक्शन होते हैं, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएं। चलो बताओ, परवेश बताएगा। अभी टिश्यू पढ़े हो तो जो एनिमल सेल है खासतौर पर जैसे ह्यूमन का है, बताओ कौन बताएगा, हाथ उठाओ। ह्यूमन के जो सेल होते हैं एक से दूसरे को जोड़ने के लिए क्या क्या कनेक्शन चाहिए होते हैं, कौन कौन हाथ उठाया है? भूमि और ईशा, बताओ भाई ईशा। यस सर। सर एडरिंग जंक्शन होता है जो सीमेंटिंग मटेरियल रहता है, वो दो सेल को जोड़ के रखता है। क्या क्या होता है बेटा, बताओ भाई हरली। सर गैप जंक्शन, एथरिंग जंक्शन हाँ। और टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन है ना। तो हम लोगों ने 3 टाइप के जंक्शन देखे। तो ये सब क्या है बेटा, एक प्रकार से किसी में सीमेंटिंग मटेरियल है तो किसी में नहीं है, ऐसा था, है ना। सीमेंटिंग मटेरियल होगा, किसी किसी में नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इनके में क्या होता है, एनिमल सेल में हम देखेंगे तो सेल वॉल के बाहर आपको मिडिल लेमिला मिलेगा। मिडिल लेमिला, ठीक है, देख रहे हो बेटा ये सेल वॉल है ना, ये मिडिल लेमिला है। तो मिडिल लेमिला जो रहेगा वो आपका क्या काम करेगा, मिडिल मिडिल में दो सेल के बीच का रहेगा, जो कि अटैच करने का काम करता है दो सेल्स को, ठीक है। देन उसके बाद आपको इसमें एक दो चीजें और एक्स्ट्रा मिलेंगी, जैसे प्लाज्मोडेस्माटा है, इसको हम आगे देखेंगे प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है ना। चलो देन उसके बाद इसमें और क्या मिलेगा आपको देखने को। अपन बहुत पहले कुछ कुछ डिस्कशन किए थे, देखो वैक्यूल तो दूर से देखे, पास जाके देखेंगे तो हमको सेल वॉल दिखेगा, मिडिल लेमिला दिखेगा, ये प्लांट्स में पाया जाता है। दूसरा आपको प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड्स अलग अलग टाइप के होते हैं, अगर आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, है ना, क्लोरोप्लास्ट, लूकोप्लास्ट, है ना, ये सब पढ़े हो बेटा। प्लास्टिड के टाइप होते यस हैं, सर। है ना, जो पिगमेंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो पिगमेंट्स होते हैं जिसमें क्लोरोफिल, है ना, बहुत सारे। तो ये क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इज अ प्लास्टिड, ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। तो ये क्लोरोप्लास्ट भाई फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो आपको प्लास्टिड भाई अब ह्यूमन में तो मिलेगा नहीं, एनिमल में तो मिलेगा नहीं, और अच्छा है नहीं मिला, नहीं मिल रहा है तो, है ना, तो खुद ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, और मिलता तो और अच्छा रहता है यार, ठीक है, इतना तामझाम नहीं होता दुनियादारी का, है नहीं। बस थोड़ा देर धूप Yes, सेको, खाना बना लो, मस्त एनर्जी रहेगा, जिंदा रहो। कोई किसी को मारने पीटने की कोई जरूरत नहीं। मारने पीटने मतलब एक एनिमल दूसरे एनिमल को फीड करता है ना एनर्जी के लिए, सर है ना, यस तो ये सर। सब नहीं होता। और खाने की और क्या है, ये सब के लिए दुनियादारी काम काज कुछ करना नहीं पड़ता, हाँ, कितना अच्छा होता है। लेकिन बेटा ये सबसे एनिमल्स जो है वो मेंटेन नहीं होते, क्योंकि सब अगर ग्रो अच्छा करेंगे तो ये दुनिया में एनिमल्स भर जाएंगे। तो एक दूसरे के जो डिपेंडेंसी है वो भी जरूरी है ना। बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंसी खराब होता है कभी कभी, है ना। यस सर। चलो, तो अब इसको अदरवाइज मत ले लेना, इंडिपेंडेंसी खराब होती है सर, आप आजादी छीन रहे हो हमारा, ये सब नहीं। चलो, तो नेचर है बेटा, नेचुरल है ये सारी चीजें। अब देखो ये जैसे एनिमल्स है, एनिमल्स में आपको वो सारी चीजें नहीं दिखेंगी जो ऊपर है, बट इसमें एक दो चीजें थोड़ी अलग है। जैसे आप देखोगे बेटा इसके अंदर आपको जो वैक्यूल है वो नहीं मिल रहा है, प्लास्टिक नहीं मिलेगा, है ना, बाकी सारी चीजें होंगी। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट है सेंट्रियोल, लिख लिया है ना आप लोग, है ना, ये सारी चीजें। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल आपको एक्सक्लूसिवली एनिमल सेल में मिलेगा, प्लांट सेल में मोस्टली आपको नहीं मिलने वाला सेंट्रियोल। अब ये सेंट्रियोल का क्या काम होता है कौन बताएगा, कहीं ना कहीं बताया हूं मैं इस सेल बार। डिवीजन। सेल डिवीजन। हाँ, सेल डिवीजन। अच्छा एक चीज और बेटा, अच्छा इसको देख लो फिर अपन डिस्कस करते हैं। तो सेंट्रियोल का काम होता है सेल डिवीजन में हेल्प करना, ठीक है। वो कैसे करता है वो सेल पढ़ाएंगे तो अपन देखेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक समझ आ गया होगा भैया, इसमें भी साइटोप्लाज्म होता है, उसमें भी होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें भी है, इसमें भी। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में है, राइबोसोम दोनों में है, लाइसोसोम पेरोक्सिसोम जो रहेगा दोनों में है, ठीक है। माइक्रोविलाई इसमें मिलेगा उसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें दोनों में है, न्यूक्लियर एनवेलप दोनों में है, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस दोनों में है। समझ आ गया बात, समझ में आया, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ चीजें हैं, इसको आप मैं बहुत सारी चीजें बेटा मैं पढ़ पढ़ के नहीं बताऊंगा, ठीक है।
आप लोग अगर कुछ नहीं समझ आएगा तो मेरे से पूछ लेना, जो जो काम की चीजें नहीं है रीडिंग करने वाली है उसको मैं आपके लिए छोड़ूंगा, ठीक है। अब जैसे ये देयर Yes. जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम, ये इसका मतलब कौन बताएगा, हाथ उठाओ। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम, इसका मतलब कौन बताएगा। अब भी बताया हूँ, अब भी बताया हूँ मैं आपको क्लास की शुरुआत में। बताओ भाई ईशा, इसका मतलब क्या होता सर क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल रहता है। है। अम्मा ये पूछ रहा हूँ, जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम का मतलब क्या है। आप क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल बता रहे हो, बता सही रहे हो, इसको उल्टा लेके जाओ। जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए, लिख लेना। जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए, तो डीएनए ऑर्गेनाइज हो रहा है, मतलब समझ आ रहा है, मैंने बताया ना अभी आप लोगों को क्या, अभी थोड़ी देर पहले बताया ना मैंने आप लोगों को कि सर डीएनए जो रहता है उसकी कॉइलिंग होती है, डीएनए का जेनेटिक मटेरियल कॉइलिंग होगा, डीएनए की कॉइलिंग होगी और वो क्रोमोसोम बनेगा। तो जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम, इसका ये मतलब होता है। तो बेटा ऐसे बस रखना मत, नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। तो ये Yes. प्लांट सेल एनिमल सेल का थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को समझ आया, यस सर। ठीक है। Yes. बहुत सारी चीजें तो आप पढ़ ही चुके होगे बेटा पहले भी, है ना। चलो इसको मैं हटा दूं क्या। Yes. Yes, sir. चल अच्छा, एक और चीज, अगर जैसे आप लोगों का एग्जाम है ना, आप लोगों का जैसे एग्जाम है और आप लोगों को लगता है कि सर हमको पढ़ना है और बुक पढ़ने से या फिर स्कूल से आप लोगों को नहीं समझ आ रहा, तो आप लोग मेरे से सेल बायोलॉजी का जो नोट्स है वो ले लो, मैं दे दिया हूँ शायद पहले, यस सर। दे दिया हूँ, है ना। दूसरा, अगर आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए तो वो भी मेरे से ले लो, एटलीस्ट पढ़ के रख लो, एग्जाम है तो, ठीक है। Yes. फास्ट फॉरवर्ड करके फटाफट देख लेना उसको। Sir, biomolecules का बायोमोलिक्यूल्स का भी मैं दे दूंगा, ठीक है। और फास्ट वो ड्रॉपर का है बेटा लेकिन, ठीक है। ड्रॉपर्स लोगों को पढ़ाना, ड्रॉपर्स लोगों को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाता हूँ। डिटेल का मतलब होता है कि बहुत ही बेसिक बेसिक नहीं पढ़ाता हूँ, पढ़ाता डिटेल में हूँ, लेकिन उनको मैं एकदम छोटी छोटी चीजों को पॉइंट आउट करके नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ जो ड्रॉपर्स हैं उनको बेसिक आता है, ठीक है। तो जैसे आप लोग एक एक वर्ड का मतलब बताते बताते चल रहा हूँ, वैसा मैं वहां पर नहीं बताता हूँ, ये बता। तो ठीक है, कुछ नहीं से अच्छा कुछ होगा, है ना। तो मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा अगर आना है। वो हर चैप्टर के पीडीएफ वाले नोट्स भेज दीजिए। हाँ मैं भेज दूंगा। तो बायोमोलिक्यूल्स का सेल सेल डिवीजन का भी चाहिए क्या। अभी कोई स्टूडेंट मेरे से मांगी थी तो मैं दिया था, उसका एग्जाम था तो, ठीक है। शायद कौन मांगी थी, भूमि मांगी थी, कौन मांगी थी? Yes, मैंने मांगा था। हाँ हाँ, तो उसको देख लेना। चलो आगे चलते हैं। सेल में दिक्कत नहीं जाएगी आप लोगों को, क्योंकि सेल पढ़ोगे तो एक बार में समझ आ जाता है, ठीक है। Yes. सेल डिवीजन और बायोमोलिक्यूल्स का नाम मैं आप लोगों को वीडियोस दे दिया रहूंगा, फटाफट देख लेना। उसके बाद अपन उसको धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। अपन धीरे धीरे उसको पढ़ते जाएंगे अच्छे से डिटेल पे, है ना। एटलीस्ट आप लोगों को Yes, एक sir. एग्जाम में लिखने के लिए कुछ तो रहेगा आपके हाथ में, है ना। कॉन्सेप्ट कुछ तो रहेगा कॉन्सेप्ट आपके पास। चलो सेल मेम्ब्रेन देखते हैं बेटा। अब ये सेल मेम्ब्रेन क्या होता है कि कोई भी जो सेल है ना, एवरी सेल, एवरी लिविंग सेल is surrounded by thin living, ध्यान रखना, thin living membranous structure made of generally protein, lipid and carbohydrate, प्रोटीन लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें सबसे ज्यादा जो रेशियो है, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ कि किसका रेशियो ज्यादा रहता है, तो सबसे ज्यादा मिलेगा प्रोटीन, देन उसके बाद ये मैक्सिमम रहेगा, देन उसके बाद लिपिड, देन उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ऐसा ध्यान रखेंगे आप लोग, चलो, है ना। तो सबसे ज्यादा क्या रहेगा, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। अब देखो बेटा, जब सबसे पहले स्टडी किया गया, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था, जब, है ना, किसी जमाने में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था,
तो भैया लोग सेल को देख ले बहुत बड़ी बात, समझ गए? मैंने आपको पहले भी बताया कि यस चीजें इतनी छोटी होती हैं कि हम आज तक, हमारा जो साइंस है वो अभी भी इतना मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट्स या मशीन नहीं बना पाया है जिससे हम लोग बहुत छोटी चीजों को देख पाए। मतलब दुनिया में अभी भी स्मॉल से भी स्मॉल पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, जैसे भैया मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल को भी कोई नहीं देख पाता है, ठीक है? एटम्स को भी नहीं देख पाते हैं हम, ठीक है? कोई ऐसा रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट से, समझ आ रहा बात? और फिर एटम के अंदर भाई न्यूक्लियस है। एटम मतलब जो पार्टिकल वाला जो भी एटम होता है ना, ठीक है, या सोडियम एटम होता है, हाइड्रोजन एटम होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है, ये सारी चीजों को भी हम नहीं देखते। तो ये मतलब है, कोई चीजें हैं तो हम देख भी सकते हैं, अगर कोई चीजें हैं तो हम देख भी सकते हैं, लेकिन अभी वो अवेलेबल नहीं है ना, वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। मे भी फ्यूचर में हो, हम एक ही चीजों को देख पाए। मैंने अभी भी एक चीज देखा है, डिस्कवरी, अचानक से, मैं टीवी वैसे मैं बहुत कम ही देखता हूँ, और देखता भी हूँ तो मेरा बेटा क्या है ना, कार्टून लगा के रखता है, तो मैं कार्टून ही देखता हूँ एक्चुअल, मैं उसके साथ देखता हूँ बस, वो ऐसे मैं टीवी देखता नहीं हूँ। तो अचानक से ऐसे ही नेट जियो कुछ डिस्कवरी साइंस वगैरह कुछ लगाया, तो अभी एक ऐसे ये लोग मशीन बनाए हैं जिससे आर्टिफिशियल डायमंड बना पा रहे हैं। आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, डायमंड आर्टिफिशियल, एकदम पतला सा एक डायमंड का ग्लास, ठीक है, आर्टिफिशियली, वो भी बहुत सारे एटम्स के को हाई प्रेशर और टेम्परेचर में रख के, बहुत सारे जो भी एटम्स होते हैं उसको अलग करेंगे एक दूसरे से, फिर उसको मिलाएंगे, प्रेशर भगवान जाने क्या क्या करते हैं, और फिर ऐसा डायमंड की पतली सी शीट बना रहे हैं। तो सर ऐसा भी टेक्नोलॉजी देखियो सर आप लोग। थोड़ा सा राइट। ठीक है, थैंक तो यू सर। चलो, तो अब मेरा बताने का मकसद ये है कि अभी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, आज से कुछ साल पहले या कुछ 100 साल पहले नहीं था। तो उस समय बेटा लोग यही मानते थे कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो रहता है वो मेनली लिपिड से बना है, ठीक है? तो पहले प्रीवियसली, है ना, प्रीवियसली, दैट इज बिफोर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप, तो उस समय क्या था कि ये मानते थे कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है, सेल मेम्ब्रेन जो रहता था मेनली मेड ऑफ लिपिड, ठीक है, लिपिड से बना है, समझ आ रहा बात? लिपिड से बना हुआ है। फिर उसके बाद ये माना गया कि लिपिड के साथ में, जैसे ये लिपिड के लिए, जैसे मान के चलो बेटा ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो ये मान लिया कि भाई ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये लिपिड से बना है ना, ये किससे बना है? लिपिड से बना है, ठीक। देन उसके बाद फिर लिपिड में, ठीक है, देन उसके बाद फिर थोड़ा और स्टडी हुआ आगे, ठीक है, और स्टडी हुआ, मॉलिक्यूलर स्टडी भी होता है ना? तो और भी स्टडी होने के बाद ये बोला गया कि हाँ प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है ना, सर प्रोटीन प्रेजेंट होता है एज एक्सट्रिंसिक फॉर्म में। हाँ बोलो बेटा। सर वो इलेक्ट्रॉन के बाद आपने क्या लिखा है? माइक्रोस्कोप। सर लिपिड फैटी होता है ना? हाँ, लिपिड इज अ फॉर्म ऑफ फैट, ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ फैट, ठीक है। फैट के बहुत सारे अलग अलग फॉर्म होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड, फॉस्फोलिपिड, ठीक है, वो सब आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर वो ब्रैकेट में क्या लिखा है? एक्सट्रिंसिक फॉर्म में, ठीक है, सर मतलब प्रोटीन प्रेजेंट होगा एक्सट्रिंसिक फॉर्म में, है ना, प्रेजेंट आउटसाइड दी, आउटसाइड दी लिपिड लेयर, ठीक है, लिपिड लेयर, जैसे ये हो गया बेटा आपका ये लिपिड का लेयर, ठीक है, ये लिपिड का लेयर हो गया, ठीक है, लिपिड का लेयर हो गया। तो इसमें कहीं कहीं पर ऐसा प्रोटीन भी हल्का हल्का सा होता है, ऐसा मान लेते हैं, समझ आ रहा बात? देन उसके बाद थोड़ा और स्टडी हुआ, थोड़ा और माइक्रोस्कोप का एडवांसमेंट हुआ, देन उसके बाद हम लोग जो है क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन को और अच्छे से स्टडी कर पाए, और उसके बाद सिंपली ये देखा गया कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो आपका मेनली प्रोटीन और लिपिड दोनों का रेशियो से बनता है, और उसमें भी सबसे ज्यादा मेनली प्रोटीन होता है। तो सबसे पहले क्या मानते थे कि प्योरली वो लिपिड से बनता है ना, फॉस्फोलिपिड है ना। देन उसके बाद ये थोड़ा और स्टडी हुआ तो
लिपिड में थोड़ा बहुत प्रोटीन के कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ऐसा बोला गया। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। देन और स्टडी हुआ तो फिर ये देखा गया कि प्रोटीन जो है वो मेजर पार्ट है। मतलब अगर मैं बात करूं कि जो मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन का, उसमें सबसे मेजर पार्ट जो रहता है वो प्रोटीन का होता है। और ये थ्योरी को ज्यादा अच्छे से एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। मॉलिक्यूलर स्टडी भी हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसको अच्छे से एग्जामिन भी किया गया। तो ये देखा गया कि जो ये पार्ट है, जैसे कि बेटा ये मेम्ब्रेन का इतना पार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं ऐसा, तो मेम्ब्रेन का इतना पार्ट अगर हम देखें, ये हिस्सा को मैं कट करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये हिस्सा को कट करके दिखा रहा हूँ, समझ आ रहा बात? ऐसा। तो ये हिस्से को हम देखेंगे तो ये कैसा दिखता है कि लिपिड जो रहता है वो दो लेयर्स में प्रेजेंट है। लिपिड जो है वो दो लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, तो देखेंगे कैसे। ऐसा। तो ये लिपिड जो है वो दो लेयर्स में प्रेजेंट है, समझ आ रहा बात इतना, ठीक है। यस सर। Yes. चलो, अब लेकिन इसमें प्रोटीन कहाँ है भैया? प्रोटीन कहाँ है? ये बाय लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है और ये सेकंड लेयर, ठीक है। सर ये फर्स्ट लेयर है, हाँ बोलो। ये सर वो सेकंड लेयर, सर्कल सर्कल क्या है? वो उसका हेड है बेटा, लिपिड का हेड। लिपिड दो दो लेयर होता है, और लिपिड जो रहता है उसका दो पार्ट होता है। एक लिपिड का जो मॉलिक्यूल है उसका दो पार्ट होता है, एक होता है आपका हेड और एक होता है टेल, ठीक है। ओके। तो जो टेल होता है ये आपका नॉन हाइड्रोस्कोपिक मतलब हाइड्रोफोबिक टेल होता है, ठीक है। ये हाइड्रोफोबिक होता है और ये हाइड्रोफिलिक। तो ये हाइड्रोफोबिक टेल अंदर की तरफ रहेगा, हाइड्रोफोबिक टेल अंदर की तरफ रहेगा, और ये आपका हेड ऑफ लिपिड, ठीक है, जो पानी के कांटेक्ट में होगा। तो इससे क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक टेल अंदर की तरफ होने से क्या होगा कि बाहर अगर सेल पानी से टच में आ रहा है या अंदर साइटोप्लाज्म है ना, तो ये पार्ट आउटर हो गया, देखना ध्यान से, ये आउटर पार्ट हो गया या इनर हो गया। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ये आउटर पार्ट हो गया और ये इनर पार्ट हो गया। समझ आ रहा है यहाँ से यहाँ? यस बोलो। सर। हाँ। यस सर। तो किस साइड साइटोप्लाज्म रहेगा? इनर साइड। इनर इनर साइड। साइड में, इधर साइटोप्लाज्म रहेगा भाई, और क्या। यहाँ पर साइटोप्लाज्म रहेगा इस सेल के अंदर, हाँ, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म रहेगा। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होगा कि आपका जो पानी वाला हिस्सा है ना, वाटर इधर से यहाँ पर मूव करेगा ना यहाँ से यहाँ मूव करेगा, जब तक कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मैनेज ना हो। एक मिनट। यस सर। चलो, तो ये हो गया हमारा। तो अब यहाँ पर प्रोटीन कहाँ है? तो प्रोटीन जो है वो दो तरीके से प्रेजेंट होता है। एक आपका प्रोटीन जो है ऐसा आउटर आउटर में अटैच रहेगा मेम्ब्रेन से, ठीक है। और एक होता है कि प्रोटीन जो है वो बिल्कुल इसके बीच में रहेगा, ठीक है, डूबा हुआ अंदर से बाहर। आइसबर्ग देखे हो आप लोग? आइसबर्ग, Yes. ये प्रोटीन, ये प्रोटीन है। समझ आ रहा बात? ये प्रोटीन, ऐसा ऐसा, ये प्रोटीन, ठीक है। तो ऐसा ये प्रोटीन,
सर ये जब छोटा छोटा प्रोटीन बनाए थे वो सब नीचे भी प्रेजेंट होगा? ये प्रोटीन जो रहेगा मेनली आउटर की तरफ रहता है और अंदर की तरफ भी रहेगा, ऐसा ये ऐसा अंदर की तरफ रहेगा। आपके पास एनसीईआरटी होगा, उसमें देखो डायग्राम यस सर। दिख रहा है डायग्राम में, यस यस सर। सर। ये ऐसा। तो ये दो टाइप का प्रोटीन होता है, एक आपका बाहर की तरफ प्रोटीन है, ठीक है, और एक अंदर की तरफ है। तो ये जो अंदर की तरफ रहता है इसको इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। और एक आपका जो एक्सक्लूसिव प्रोटीन, मतलब बाहर की तरफ प्रोटीन रहेगा और एक अंदर की तरफ रहेगा, ठीक है। तो बाहर की तरफ क्या रहेगा, दैट इज पेरिफेरी, मतलब ये लिपिड लेयर है, इसके पेरिफेरी में, मतलब आउटर आउटर साइड पे दिख रहा है ना, ये बाहर की तरफ, ये बाहर, मतलब ये जो लिपिड लेयर है इसके बाहर बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, मतलब ये अंदर है लेकिन लिपिड लेयर के आउटर साइड में। तो इसको बोलते हैं बेटा पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक किसके मैंने उसमें कि ये लिपिड बायलेयर के हिसाब से है, ठीक है। तो ये पेरिफेरी और एक्सट्रिंसिक है, और अगर ये दोनों लिपिड लेयर के बीचों बीच में तो इंट्रिंसिक, और उसको क्या बोलते हैं इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब किसी के अंदर इंक्लूड किया हुआ, जैसे बेटा आइसबर्ग देखे होगे आप लोग, यस देखो सर। आइसबर्ग आप लोग, तो बेटा आप लोग देखे होगे कि भाई जैसे ये पानी है ना, तो ये वाटर का जो सरफेस है यहाँ पर अगर आप लोग ऐसा देखते हो ये आइसबर्ग ऐसा, लेकिन अंदर भी रहता है वो, बाहर यस थोड़ा सा सर। दिखता है, लेकिन वैसे ही ये प्रोटीन थोड़ा सा बाहर दिख रहा है लेकिन बहुत सारा पार्ट अंदर भी है ना। तो आइसबर्ग के जैसा, पानी में आइसबर्ग के जैसा ये प्रेजेंट रहता है। तो अगर हम इनकी क्वांटिटी की बात करें तो जो पोर्शन है, ठीक है, मास बोलते हैं जो पोर्शन है, ठीक है, तो पोर्शन सबसे ज्यादा प्रोटीन का होता है। तो इसके पेरिफेरी में भी रहेगा, बीच बीच में भी रहेगा, और ये लिपिड का बाइलेयर रहेगा। तो आपका ये दो लिपिड का जो लेयर है, ये एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है। तो एक लेयर का दो पार्ट है, एक हेड है और दूसरा क्या है भैया, हाँ टेल। बोलो, टेल। टेल है, ठीक है। और इसमें जो हाइड्रोफोबिक क्या रहता है, हेड होता है या टेल होता है, टेल। टेल। अभी बताया था मैंने, क्या होता है, टेल होता है, टेल। ठीक है। तो यस प्रोटीन का सर। रेशियो आपका अलग अलग सेल में अलग अलग पाया जाता है। तो 50 to 60% का रेशियो होता है, 50 to 60% का रेशियो, मतलब 50 से लेकर के 60% तक जो है प्रोटीन का परसेंटेज पाया जाता है अलग अलग सेल्स में, डिपेंड करता है कि वो कौन सा सेल है, किस टाइप का सेल है, ठीक है। बट फिर भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा पार्ट आपको मेनली किसका मिलेगा, किसका मिलेगा भाई, क्या सर? सबसे ज्यादा पार्ट किसका मिलेगा, 50 to 60% होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा पार्ट किसका रहेगा, प्रोटीन, लिपिड या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। हाँ ठीक है। तो चलो, तो अपन यहाँ पर अब एक दो चीजें और अपन बना लेते हैं। तो ये क्या है बेटा, ये टेल, सॉरी हेड है, और ये क्या है, टेल है ना। तो एग्जाम में आता है कि लिपिड, सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड होता है उसका कौन सा पार्ट जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है, टेल इज हाइड्रोफोबिक, ठीक है। और हेड क्या होता है, पोलार या नॉन पोलार, ये भी आता है ना। हेड क्या होता है, पोलार या नॉन पोलार, सर यस। मतलब नहीं मालूम, पोलार या नॉन पोलार, बेटा आप लोग जैसे चार्जेस देखते हो, पोलार और एक नॉन पोलार, तो वैसे ही लिपिड का दो पार्ट होता है, एक पोलार हेड और एक नॉन पोलार टेल। हेड पोलार होता है जिसमें पोलैरिटी होती है, चार्जेस है ना, और एक नॉन पोलार होगा टेल जो हाइड्रोफोबिक भी होता है। तो ऐसा आप लोग ध्यान रखना है, टेल हाइड्रोफोबिक एंड नॉन पोलार होता है। ये दिख रहा है आप लोगों को नीचे का, दिख रहा है, ये दिख रहा है,
अब दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो टेल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक एंड नॉन पोलर। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है? जो पानी को पसंद नहीं करता, जो पानी से डरता है। जो पानी से डरता है ना? तो डरता नहीं है, मतलब ये क्या बोलते हैं, अट्रैक्ट नहीं करता है, रिपेल करता है, पानी को रिपेल करता है। जैसे ऑयल देखे होगे बेटा, ऑयल जो होता है वो पानी से मिक्स नहीं होता है क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होता है ऑयल। ठीक है, तो ऑयल इज अ फैट, है ना? और लिपिड जो रहता है ये फॉस्फोलिपिड होता है। मेनली जो लिपिड होता है ये किस टाइप का लिपिड होता है? फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर लिपिड। हाँ, तो लिपिड जो होता है सेल मेम्ब्रेन में मेनली वो फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखें, मेनली जो होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसका रेशियो 50 to 60% वो एक होता है। बार पेरीफेरी वाला भी बोल दीजिए। क्या चीज बेटा? ये प्रोटीन। प्रोटीन दो टाइप का होगा, एक पेरिफेरी, आगे बताएंगे, अभी इतना कर लो, है ना? लिपिड हो सारे गया ऑयल ये में फैट प्रोटीन। होता है? हाँ, सारे ऑयल में फैट होता है? सारे ऑयल में फैट होता है बेटा, ऑयल इज अ फैट। तो हेयर ऑयल भी? ऑयल, हाँ, हेयर ऑयल क्या है बेटा, वो भी तो फैट ही है। तभी तो बेटा आप तेल लगाने के बाद बाल गीला करो, जल्दी गीला होता है क्या? नो सर। क्यों नहीं होता? हाइड्रोफोबिक होता है वो, ऑयल रिपेल कर देता है पानी। और अगर आप तेल नहीं लगाए हो तो पानी डालोगे तो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, जल्दी से स्टिक हो यस जाता है सर। पानी, है ना? और तेल लगाए रहोगे तो पानी डालोगे सट से फिसल जाएगा। हाथ में तेल लगाओ और पानी डालो, फिर देखो सरफेस टेंशन का क्या हाल होता है। सरफेस टेंशन चेंज हो जाता है पानी के, उसका सरफेस के कारण, तो फैल नहीं पाता, है ना, ऑयल के कारण। चलो, प्रोटीन। अब जैसे ये प्रोटीन है, प्रोटीन आपका दो टाइप का होगा, क्या क्या बोलो? एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक और क्या बोलते हैं? इंटीग्रल। इंटीग्रल। इंटीग्रल, इंटीग्रल। और एक्सट्रिंसिक को पेरिफेरल। पेरिफेरल। ठीक है, तो ये दो टाइप के आपके प्रोटीन हैं जो आपको मिलेंगे सेल मेम्ब्रेन में। लिपिड फॉस्फोलिपिड होते हैं, दो लेयर का होता है, दैट इज आउटर एंड इनर लेयर का। ठीक है, सर वो और हाइड्रोफोबिक के नीचे क्या लिखा है? नॉन पोलर बेटा, नॉन पोलर, उसमें ओके। वो पोलैरिटी नहीं होती है, उसमें कोई भी पोलैरिटी नहीं होती। अब ये क्यों होता है ऐसा? ठीक है, क्यों होता है ऐसा? लिपिड का लेयर जो है हाइड्रोफोबिक एंड जो है हाइड्रोफोबिक टेल जो है वो अंदर की तरफ है। इससे क्या होता है कि अंदर का वाटर और बाहर का वाटर दोनों सेपरेट रहते हैं, है ना? भाई ये आउटर लेयर है और ये इनर है, तो अंदर साइटोप्लाज्म इज अ वाटरी फ्लूइड। साइटोप्लाज्म क्या है? मोर देन 92% साइटोप्लाज्म इज अ वाटर। ठीक है, वाटर में 90 से 92% पानी होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में। तो अंदर का वाटर बाहर का जो भी एनवायरमेंटल लिक्विड होता है उससे सेपरेट हो जाता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन वाटर को इजीली अलाउ करने नहीं देता। पानी को ऐसे नहीं जाओ चले जाओ, या फिर इसको, ये सेल मेम्ब्रेन इसलिए गीला नहीं होता जल्दी से, है ना? और बाहर का पानी अंदर, अंदर का पानी बाहर इजीली नहीं जाता है। और ये सिर्फ वाटर का आदान प्रदान तभी होगा जब, पानी अंदर बाहर तभी होगा जब वाटर का कंसंट्रेशन में डिफरेंस आएगा। समझ आया? सेल के अंदर पानी की कमी होगी तो वो एंडोऑस्मोसिस करेगा। सेल के अंदर पानी जरूरत से ज्यादा हो गया और सॉल्यूट कम हो गया तो एक्सोऑस्मोसिस होगा। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10 में, एक्सोऑस्मोसिस यस मतलब क्या सर। होता है? पानी बाहर निकलेगा सेल से या फिर कोई भी एक लिविंग स्ट्रक्चर से, तो एक्सोऑस्मोसिस हो गया। और एंडोऑस्मोसिस जब पानी अंदर घुसेगा उसको एंडोऑस्मोसिस। तो पानी का कंसंट्रेशन और सॉल्यूट के कंसंट्रेशन, व्हाट इज सॉल्यूट? जो भी इसमें सॉल्ट एंड शुगर मॉलिक्यूल्स हैं दैट इज सॉल्यूट। तो वाटर और सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा पानी अंदर बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा, दैट इज ऑस्मोसिस के। समझ आ रहा है बात आप लोगों को थोड़ा बहुत कि इससे क्या यस सर। फायदा नुकसान हो रहा है लिपिड लेयर से? तो कई बार ऐसा बोला जाता है इसको कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल दिया। किसी ने बोला ये क्वासी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड,
ये है ना इस टाइप का, सॉरी बहुत बाय लेयर है ना, और सिर्फ लिपिड का लेयर, सिर्फ प्रोटीन और लिपिड दोनों का लेयर, ऐसा करके बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट ने इनको एक थ्योरी दिया है ना। और कोई कोई साइंटिस्ट जो है वो बोलते हैं कि सैंडविच मॉडल, प्रोटीन फिर लिपिड फिर प्रोटीन, ऐसा मॉडल है, ऐसा बोलते हैं। सैंडविच होता है ना, ऊपर ब्रेड नीचे ब्रेड बीच में आलू टिकिया, होता है ना, Yes, ये sir. आलू टिकिया है, ये ऊपर प्रोटीन बीच में लिपिड फिर प्रोटीन, ऐसा। तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं वो अलग अलग मॉडल दिए, बट आप लोगों के में बहुत ही लिमिटेड मॉडल्स का नाम दिया गया है। मैं आप लोगों को छोटा सा एक स्क्रीन शेयर करके इसको दिखा देता हूँ कि कौन सा जो आप लोगों के सिलेबस में है और मेन स्कूल में पूछा जाता है और नीट में पूछा जाता है। तो कहाँ गया, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, तो सबसे अच्छा जो माना जाता है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को माना जाता है। तो ये साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम आएगा बेटा अभी। सिंगर एंड निकोलसन, लेटेस्ट एंड मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल। अब इसको पढ़ो आप लोग, यहाँ से पढ़ो। सर क्वाजी फ्लूइड क्या होता है? बेटा वो सेमी फ्लूइड का ही दूसरा नाम है। जैसे प्रोटीन एक आइसबर्ग के जैसा है, तो आइसबर्ग किस में तैरता है? पानी में। Yes, sir. समझ गए? यस तो भाई अगर आप आर्टिक या अंटार्कटिक रीजन पे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? आधा पानी आधा बर्फ, मतलब एक सॉलिड स्ट्रक्चर और एक लिक्विड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वैसे ही टाइप को इसको माना गया, गॉसी और सेमी फ्लूइड इन नेचर। अब ये जो फ्लूइडिटी है सेल मेम्ब्रेन की, फ्लूइडिटी मतलब जो नरम है ना, आधा सॉलिड आधा लिक्विड, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि सेल का ग्रोथ वगैरह ये सब हो, पढ़ो एक बार समझ आ जाएगा। सर एंडोसाइटोसिस क्या होता है? बता रहा हूँ।